हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में, जो कि बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है। इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है लोक मान्यता में कि इस शैली का विकास जो है वो राम सीता के विवाह के समय में हुआ था मिथिला क्षेत्र में, और इसका प्रथम साक्ष्य जो देखने को मिलता है वो विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका में मिलता है। परंतु हालांकि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, रामायण काल से संबंधित है, परंतु आधुनिक काल में इसका व्यवस्थित रूप से विकास हुआ तब जब 1934 में बिहार में भूकंप आया था, और उसके सर्वेक्षण के लिए जब डब्ल्यू.सी. आर्चर बिहार आए थे तो उन्होंने दीवार पे इस चित्रकला को देखा और इससे काफ़ी प्रभावित हुए। और उस समय की जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी मार्ग, उसमें उन्होंने इसके संबंध में एक लेख प्रकाशित किया और इसकी तुलना स्पेन के मीरो की चित्रकला से की। इसके विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि भित्ति चित्रण और अरिपन, जिसे रंगोली कहा जाता है। भित्ति चित्रण में दीवार पर चित्रकारी की जाती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, गोसानी चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये इसकी शैली जो है वो आंचलिकता से प्रभावित शैली है, जिसपे लोक कला एवं लोक परंपराओं को मुख्य रूप से अभिव्यक्त किया गया है। हालांकि ये पेंटिंग प्रारंभिक समय में उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, परंतु समय के साथ साथ धीरे धीरे निम्न वर्ग में भी इसका प्रसार हुआ और पासवानों मछुआरों द्वारा भी इस पेंटिंग का निर्माण किया जाने लगा। उदाहरण के लिए पासवानों द्वारा मुख्यतः राजा सरहेज का चित्रण किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फलों, मानव आदि का सांकेतिक चित्रण किया जाता था, जो ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित होते थे। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो इसकी विषय वस्तु मुख्य रूप से प्राकृतिक और पौराणिक घटनाएं होती हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में व्यावसायिक मांग बढ़ने के कारण और सरलता के कारण कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। रंगों के स्थायित्व के लिए इसमें गूंथ मिलाया जाता है। प्राकृतिक रंगों की प्राप्ति विभिन्न वस्तुओं से की जाती है, जैसे कि हरा रंग सेम के पत्ते से, केसरिया रंग पलाश के फूल से, पीला रंग हल्दी से। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें विभिन्न विभिन्न रंगों का समायोजन विभिन्न प्राकृतिक चीज़ों से है, जैसे कि पीला रंग धरती का प्रतीक है, उजला पानी का, लाल आग का, नीला आकाश का और काला वायु का। इसके निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो इसमें ब्रश के लिए बांस की छड़ी में कपास को लपेटकर ब्रश बनाया जाता है और उससे ही आरेखन किया जाता है। और इसकी रूपरेखा के लिए दोहरी रेखा खींची जाती है और अंतराल को क्रॉस या सीधी रेखाओं से भर दिया जाता है। रंगों के प्रयोग में इसमें कोई भी छायांकन देखने को नहीं मिलता है। क्षेत्रीय विस्तार की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्रों में, मिथिलांचल में ही फैला हुआ है, जिसमें कि मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा आदि शामिल है। इसकी अवस्थिति की अगर बात करें तो भित्ति चित्रण में मुख्य रूप से धार्मिक तथा गृहस्थ जीवन से संबंधित विषय वस्तु का चित्रण किया जाता था। अरिपन जो है वो भूमि या फर्श पे बनाया जाता था, जो कि अच्छी फसल प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। और पेपर, कपड़ा, कैनवास पे भी चित्रण किया जाता है, जो कि मुख्यतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है। भित्ति चित्रण में गौसानी कला और कोहबर कला प्रसिद्ध है। गौसानी वह कमरा होता है जहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, एक तरह से पूजा घर बोल सकते हैं। इसलिए इसमें धार्मिक प्रकृति की पेंटिंग, पौराणिक कथाओं का चित्रण, धार्मिक चरित्र, राम कृष्ण आदि का मुख्य रूप से चित्रण किया जाता है। कोहबर जो होता है वो नवविवाहित जोड़ों को समर्पित कमरा होता है, शादी के समय में वो बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कामदेव, रति, यक्षिणी, सूर्य, चंद्र, ज्यामितीय आकार, पशु पक्षी, फूल आदि का चित्रण किया जाता है, जो कि समृद्धि का प्रतीक है। अरिपन जो है वो पीसे हुए चावल को पानी और रंगों के साथ मिलाकर रंगोली बनाई जाती है, जिसे उंगली या बांस की कुची की सहायता से बनाया जाता है। यह 2D होता है और इसमें दोहरी पत्ती का किनारा बनाया जाता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा तुलसी पूजन के समय में इसका निर्माण किया जाता है मुख्य रूप से। एक तरफ हम जहाँ की जानते हैं कि पटना कलम पुरुष प्रधान शैली थी, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी चित्रकारी महिला प्रधान शैली माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक स्तर पे महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व रहा, परंतु वर्तमान में पुरुष चित्रकार भी इसमें
शामिल है। मुख्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो सीता देवी, जिन्होंने इस कला का पुनरुद्धार किया, गंगा देवी, जिन्होंने वैश्विक मंच पर इसका प्रचार प्रसार किया, महासुंदरी देवी, जिन्होंने मधुबनी चित्रकारी से संबंधित सहकारी समिति बनाई, भगवती देवी, जिसने प्रसार में तकनीकी का प्रयोग किया, और दुलारी देवी, जिन्हें हाल ही में मधुबनी चित्रकला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। इसके महत्व या वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1988 में तोकोमाची हिल्स जापान में मिथिला लोक चित्रकला संग्रहालय का निर्माण किया गया। यूएसए, जर्मनी, जापान आदि में भी इससे संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की जा चुकी है। बिहार में 7 बार पद्मश्री मिला है मधुबनी चित्रकला के लिए। कल्चरल डिप्लोमेसी में भी इसका प्रयोग किया गया है, जैसे कि पीएम मोदी द्वारा जापानी राजदूत को मधुबनी चित्रकारी भेंट की गई थी। 2020 में इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इसकी मार्केटिंग आसान हो गई और इसका प्रचार प्रसार होने लगा। मन की बात में भी पीएम मोदी द्वारा मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात किया गया था और इससे संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप की सराहना की गई थी, जिससे प्रचार प्रसार और व्यवसाय में काफ़ी मदद मिली। पटना स्टेशन वर्तमान में पटना स्टेशन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलगाड़ी आदि पे भी मधुबनी चित्रकारी का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से इसके प्रचार प्रसार में मदद मिल रही है। सौंदर्यीकरण तो बढ़ ही रहा है, कला का संरक्षण भी हो रहा है और बहुत सारे इससे संबंधित चित्रकारों को जीविका भी प्राप्त हो रही है। अगर इसकी चुनौतियों की बात करें, इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो कलाकारों को समुचित मेहनताना प्राप्त नहीं होता। बाजार से संबंधित कई समस्याएं हैं, क्योंकि प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता इन चित्रकारों को, और भारत में उचित संरक्षण प्राप्त नहीं होता, और अंतर्राष्ट्रीय मांग तो है, परंतु उसको पूरा करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। तो इन सारी समस्याओं का, चुनौतियों का अगर समाधान किया जाए तो संभव है कि मधुबनी चित्रकला को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकता है, बेहतर पहचान मिल सकती है, जो न सिर्फ कलाकारों के लिए बल्कि बिहार की संस्कृति के लिए भी बेहतर साबित होगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।